बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हमने 380 तक डिस्कशन कर ली थी, जैसे कि डायग्राम आपको नज़र आ रही है। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं अभी 381 से ऑनवर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी, 81 में देखते हैं। इन लॉन्ग रन फर्म एक्सपेंड आउटपुट एंटिल, कहता है लॉन्ग रन में फर्म जो है वो आउटपुट इंक्रीज करती रहेगी जब तक कि क्या ना हो जाए। तो हम कहेंगे कि लॉन्ग रन में फर्म जो है वो आउटपुट इंक्रीज करती रहेगी जब तक वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न नहीं कर लेती, ठीक है जी। तो फर्म का मोटिव ही ये होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, और मैक्सिमम प्रॉफिट फर्म तब अर्न करती है जब एम सी इज इक्वल टू एम आर हो जाए। तो ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट वन। मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर है मार्जिनल रेवेन्यू से, इसका मतलब इस केस में तो स्टॉप कर देनी चाहिए प्रोडक्शन। एम आर ग्रेटर है, इसका मतलब एडिशनल रेवेन्यू, एम स्टैंड फॉर मार्जिनल रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू ग्रेटर एडिशनल कॉस्ट है, इसका मतलब इस फेज में तो अभी जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि अभी एडिशनल रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है। जब तक एडिशनल फ़ायदा ज़्यादा मिलता रहेगा हम प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेंगे, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट रट्टा मार के चले जाएंगे कि अगर हमें फर्म एक्सपैंड आउटपुट आया तो हमने एम सी इक्वल टू एम आर है। अगर एग्जामिनर यहाँ से थोड़ी सी स्टेटमेंट बदलेगा तो प्लीज़ अपनी अकल इस्तेमाल कीजिएगा और फिर एम सी क्यूज़ को अपने मार्क करना है। वह ये कह सकता है इन लॉन्ग रन फर्म स्टॉप आउटपुट अनटिल, हम कहेंगे जब एम सी ग्रेटर देन एम आर हो जाए। और अगर ये कहते हैं कि फर्म कंटिन्यू टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज वेयर एम आर ग्रेटर देन एम सी, जब तक एम आर एम सी से ग्रेटर रहेगा तो फर्म कंटिन्यू रखेगी, और अगर एम सी ग्रेटर देन एम आर है तो फर्म को चाहिए प्रोडक्शन को स्टॉप कर दे, या दूसरे लफ्ज़ों में प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दे, ठीक है। वो जितनी पहले प्रोडक्शन करी उससे कम करे। तो फिलहाल ऑप्शन इज दी जीटा। अच्छा जी, 382 देखते हैं। 382 में वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मेटिव साइंस। तो अब नॉर्मेटिव साइंस है क्या? असल में अब मैं आपसे ये डिस्कशन भी कर रहा होता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और साथ साथ आपकी एक समहाउ रिवीजन भी हो रही होती है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को माइंड में रख के मैं चीज़ें करवा रहा होता हूँ। कहता है इनमें से नॉर्मेटिव साइंस कौन सी है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मेटिव साइंस होती क्या है। इकोनॉमिक साइंस के अतबार से इकोनॉमिक्स जो है वो सॉरी कर लेते हैं, जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो दो तरह की है, वो या तो साइंस है या तो वो आर्ट्स, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम ऑब्जर्वेशन वाइज, एक्सपेरिमेंट वाइज और रिजल्ट वाइज देखेंगे तो इकोनॉमिक साइंस है, और अगर बिहेवियर वाइज देखेंगे तो इकोनॉमिक्स एज आ आर्ट है। इस साइंस में दो तरह की इकोनॉमिक्स आती है, एक को कहते हैं पॉजिटिव साइंस और एक को कहते हैं नॉर्मेटिव साइंस। तो इस साइंस में हमारे पास दो तरह की साइंस आ जाती है, एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव साइंस और एक को हम बोलते हैं नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है जी। जो पॉजिटिव साइंस होती है, याद रखिएगा, ये हमेशा फैक्ट्स बताती है, टेल्स रियल सिचुएशन, इट्स टेल अबाउट द फैक्ट्स, हकीकत क्या चल रही है। जबकि जो नॉर्मेटिव साइंस होती है, इट टेल्स आइडियल सिचुएशन, ये हमें आइडियल सिचुएशन बताती है। जैसे कि बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, महंगाई नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी नो इन्फ्लेशन इन अ कंट्री, ठीक है, एवरीवन इज गेटिंग अ जॉब, ठीक है, एवरीवन शुड बी एम्प्लॉयड। तो ये सारे वर्ड नॉर्मेटिव साइंस के लिए होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो वाटर इज नेसेसिटी, ये हकीकत वाली बात है, तो ये पॉजिटिव साइंस है। तो मुझे नॉर्मेटिव साइंस लिखना है। अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी हायर। अब अन अच्छा, बच्चे कुछ यहाँ पे रट्टा लगा के चले जाते हैं, अगर क्वेश्चन में शुड का वर्ड आ जाए तो वो नॉर्मेटिव साइंस के लिए होता है। तो ऐसी बात नहीं है, आइडियल सिचुएशन को देखना होता है। अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी हायर, अब देखें शुड आ रहा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी होना आइडियल सिचुएशन है? बिल्कुल नहीं। तो इस केस में हम कहेंगे कि ये नॉर्मेटिव साइंस लेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट शुड बी हायर, हाँ, हर एक के पास जॉब होनी चाहिए, दिस इज द आइडियल सिचुएशन, सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यूज 383 देखते हैं। विच इज इंक्लूडेड इन टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी, बताएं टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी में कौन इंक्लूड होगा। तो याद रखिएगा, हमारे पास इकोनॉमिक मॉडल तीन तरह का होता है। एक को कहते हैं सिंपल इकोनॉमी,
ठीक है जी। और ये सिंपल इकोनॉमी नॉर्मली टू सेक्टरी होती है, ठीक है, ये टू सेक्टरी होती है, ये टू सेक्टर होती है। इस सिंपल इकोनॉमी टू सेक्टर में दो लोग होते हैं, एक होता है कंज्यूमर हाउस होल्ड और एक होता है प्रोड्यूसर फर्म, ठीक है, ये दो लोग होते हैं, यानी कि दोनों इकोनॉमिक एजेंट हैं। और फिर हमारे पास होता है क्लोज्ड इकोनॉमी, फिर हमारे पास आती है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में तीन लोग आते हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट, ये तीन लोग आते हैं, उनको क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। और अगर फॉरेन ट्रेडर चौथा एजेंट भी आ जाए तो वो ओपन इकोनॉमी बन जाती है, ठीक है। तो ओपन इकोनॉमी में कंज्यूमर प्रोड्यूसर गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेडर चारों एजेंट आ जाते हैं, यानी कि CIGX-M सारे के सारे एजेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल ये है, हाउस होल्ड और फर्म। तो कहाँ लिखा हुआ है हाउस होल्ड और फर्म, हाउस होल्ड और फर्म, हाउस होल्ड और फर्म कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन हाउस होल्ड और बिजनेस तो लिखा हुआ है ना, तो दैट्स वाई दिस इज हाउस होल्ड एंड फर्म। तो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। 384 देखते हैं। एयर बस SE सेल्स एयरक्राफ्ट टू, इसको ज़रा नाम चेंज कर लें, सेल्स टू सीरीन एयर प्राइवेट लिमिटेड। एयरबस ने सेल किया एक एयरक्राफ्ट सीरीन एयर प्राइवेट लिमिटेड को। ये जो सीरीन एयर प्राइवेट लिमिटेड है, ये पाकिस्तान एयर प्राइवेट लिमिटेड है, यानी कि जो सीरीन एयर प्राइवेट लिमिटेड है ये पाकिस्तान में है। और ये जो एयरबस SE है, ये नीदरलैंड में है, ठीक है। ये नीदरलैंड में जो एयरबस का मेन हेड क्वार्टर है, ये जो बोइंग और एयरबस जो टू लार्ज मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें से जो एयरबस ये नीदरलैंड में है। और जो सेकंड लार्जेस्ट बोइंग है, वो यूनाइटेड स्टेट में है, अमेरिका में है, ठीक है। तो बोइंग जो है वो US का है, और एयरबस जो है वो नीदरलैंड के, दो टू लार्ज मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं जो जहाज़ बनाती हैं, ठीक है। तो एक ऐसी एयरबस है वो जो नीदरलैंड में, उसने क्या किया, एक एयरक्राफ्ट पाकिस्तान वाली किसी एयरलाइन इंडस्ट्री को सेल किया, ठीक है। इसका मतलब पाकिस्तान के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे नीदरलैंड है, ठीक है। तो नीदरलैंड ने पाकिस्तान को क्या किया, एक एयरक्राफ्ट सेल किया। तो अगर मैं पाकिस्तान, उसने कहा वाइल कैलकुलेटिंग GDP इज इट इंक्लूडेड इन, तो जीडीपी के लिहाज से ये किस जीडीपी में इंक्लूड होगा, इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग या कंजम्पशन में। तो अगर हम पाकिस्तान की जीडीपी के लिहाज से बात करें तो पाकिस्तान ने क्या किया, नीदरलैंड से ये एरोप्लेन इंपोर्ट किया, तो पाकिस्तान के लिहाज से तो ये इंपोर्ट बनेगी, ठीक है। और अगर हम नीदरलैंड की जीडीपी के लिहाज से बात करें तो नीदरलैंड ने क्या किया, ये एयरक्राफ्ट क्या किया, एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान, तो नीदरलैंड के लिहाज से तो ये तो एक्सपोर्ट बनेगी, ठीक है। इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है बिटवीन नीदरलैंड एंड पाकिस्तान एयरबस एंड सीरीन, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की क्या हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है। तो अगर ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन हो रही है तो ये हमारी जीडीपी के नेट एक्सपोर्ट में जाएगी, तो हम क्या करेंगे, नेट एक्सपोर्ट में इसको जाके शामिल इंक्लूड कर देंगे। तो राइट आंसर इज नेट एक्सपोर्ट। कि वाई डज वन कंट्री परचेज दी करेंसी ऑफ अनदर कंट्री, जो एक मुल्क है वो दूसरे मुल्क की करेंसी को क्यों परचेज करेगा, इसकी रीज़न बताएं। यानी कि फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल सर लेते हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं फॉर एग्जांपल वो डॉलर क्यों ख़रीदना चाहेंगे। ऑब्वियस बात है, पाकिस्तान वाले डॉलर इसलिए ख़रीदना चाहते हैं ताकि वो US से चीज़ें ख़रीद सकें, यानी कि इंपोर्ट कर सकें। दैट्स वाई हमें दूसरी कंट्री की करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मुझे सऊदीया से ट्रेड करनी है तो मुझे रियाल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो देखते हैं। ये तो मैंने जनरल से बताया ना, अब ज़रा ऑप्शन के रिगार्डिंग देख लेते हैं। सिलेक्ट एनी टू, हमने देख लिया कि दो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। टू सेल बॉन्ड एंड स्टॉक, जब भी हम किसी मुल्क की चीज़ करेंसी परचेज करते हैं, इसका मतलब मुझे उस मुल्क से चीज़ें बाय करनी होती हैं, उस मुल्क से चीज़ें खरीदनी होती है ना, इंपोर्ट करनी होती है। तो बेचने के लिए दूसरे मुल्क की करेंसी की ज़रूरत नहीं है, तो सेल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा ना, तो अल्फ़ा तो वैसे ही गेम से
हमारा आउट हो गया। टू परचेज बॉन्ड एंड स्टॉक, हाँ अगर मुझे अमेरिकन कंपनी के बॉन्ड एंड स्टॉक खरीदे तो मुझे डॉलर की जरूरत पड़ेगी और मैं डॉलर परचेज करूंगा, तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। एक और चाहिए, सेल, भाई सेल तो करना नहीं है ना, सेल के लिए मुझे क्यों करेंसी चाहिए होगी अमेरिका की। टू परचेज आइटम फ्रॉम अदर कंट्रीज, अगर मुझे दूसरी कंट्री से चीजें खरीदनी हैं तो मैं उस मुल्क की करेंसी परचेज करूंगा, तो बीटा एंड डेल्टा बोथ आर करेक्ट वन। 86 देखते हैं आप। 86 में वो कह रहा है इन दी शॉर्ट रन अ फर्म विद परफेक्ट कंपटीशन में डिसाइड, कहता है शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन डिसाइड करती है व्हेन टू एंटर और लीव द मार्केट। आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट में आना और मार्केट से आना, एग्जिट और एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई रुकावट नहीं है। हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग आउटपुट, हाउ टू चेंज प्राइस, प्राइस चेंज तो हो नहीं सकते ना, तो दूर से गलत हो गया। अच्छा तो अब सारे हमें करीब करीब लग रहे हैं, तो हम एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। हाउ टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, नहीं नहीं नहीं, लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हरगिज अर्न नहीं करते, लॉन्ग रन में तो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो डेल्टा भी गेम से आउट हो गया। अब दो रह गए, या तो अल्फा या तो बीटा। तो व्हेन टू एंटर और लीव द मार्केट, कब एंटर करना है कब लीव करना है, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है, तो इसमें सोचो विचार की जरूरत हमें नहीं पड़ती। तो अल्फा चार्ली डेल्टा सारे गलत हो गए, तो फिर बेचारा रह कौन गया। हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग आउटपुट, शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म ये देखती है कि हम आउटपुट इंक्रीज करके कैसे अपना प्रॉफिट ज्यादा बना सकते हैं, या कॉस्ट कम करके कैसे प्रॉफिट ज्यादा कर सकते हैं, ये दो रीजन हो सकती है। तो राइट ऑप्शन इज बीटा। अच्छा जी 387, 387 में कह रहा है एन इंक्रीज इन एमपीटी, एमपीटी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स, अगर एमपीटी इंक्रीज हो जाए तो मल्टीप्लायर कोफिशिएंट, इधर क्या, हाँ सॉरी, एन इंक्रीज इन एमपीटी, अगर एमपीटी इंक्रीज हो जाए तो मल्टीप्लायर कोफिशिएंट भी इंक्रीज होगा, हमने कहा गलत बात, क्योंकि एमपीटी जो है ये मल्टीप्लायर के फॉर्मूले से डिनोमिनेटर में आता है ना। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एम पी एस, 1 डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स, और 1 डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, ठीक है जी। तो रूल ये होता है जितने ये जो नीचे वाले विड्रॉल ज्यादा होंगे उतना ये जो मल्टीप्लायर का आंसर है वो कम आएगा, इन तीनों में और मल्टीप्लायर में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो एमपीटी के इंक्रीज करने से मल्टीप्लायर इंक्रीज नहीं करेगा बल्कि डिक्रीज करेगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया मेरा, फॉल्स हो गया। 88 देखते हैं। 88 में वो कह रहा है परसिस्टेंट एंड डीप रिसेशन कॉजेज, ये तो अभी मैं ऊपर छोड़ के आया था, ये तो मैं भी लास्ट, परसिस्टेंट एंड डीप रिसेशन कॉजेज, परसिस्टेंट एंड डीप रिसेशन कॉजेज डिप्रेशन, इसका राइट ऑप्शन क्या है, डिप्रेशन या डिफ्लेशन, तो मुझे याद पड़ता है ये कल वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। और खैर ये जो चारों ऑप्शन है चारों ऑप्शन गलत है क्योंकि ये मैंने ऊपर वाली यहाँ से कॉपी की हुई है, तो रॉन्ग कॉपीज हैं, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। वैसे मैं आपको दिखा भी दूँ परसिस्टेंट डीप रिसेशन वाला हमने एमसीक्यू से कहाँ पढ़ा था, परसिस्टेंट डीप रिसेशन वाला ये देखें, परसिस्टेंट एंड डीप रिसेशन कॉजेज डिफ्लेशन और डिप्रेशन, हमने कहा ट्रू है, तो 377 में एमसीक्यूज आया, तो ये दोबारा एमसीक्यूज आया हुआ था, तो दैट्स वाई आई रोट ट्वाइस। अच्छा जी कहाँ तक गया, ठीक है 388 हो गया। 389 देखते हैं। इन लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन, कहता है लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन बताएं क्या होगा, P इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हमने कहा इस तरह तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सोचने के लिए, क्यों ना हम परफेक्ट कंपटीशन की डायग्राम बना लें। तो जब हमने परफेक्ट कंपटीशन की डायग्राम बनाई तो दिस इज इक्वल टू P इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, ये हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, और लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन है तो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो दिस इज दी माई एवरेज कॉस्ट, तो ये मेरे पास हो जाएगी एवरेज कॉस्ट। और अब रह गया भाई साहब एम सी, तो एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो, और एम सी इसी को भी मिनिमम से कट करता है, दिस इज माई इक्विलिब्रियम, तो ये मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन का ग्राफ बन गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें कॉमन है, तो P इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू एम आर, तो P एम आर एम सी, तो P एम आर और एम सी तीनों बराबर हैं,
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ पर है, नहीं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट होता है। सो इसकी वजह से ऑप्शन अल्फा गलत हो गया। बीटा, तो बीटा चेक करते हैं। बीटा में P इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू MR ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होता, याद रखिएगा, परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तब आता है जब लॉस आता है, जब लॉस होता है, और लॉन्ग रन में लॉस होता नहीं है, लॉन्ग रन में तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब ये सारी कॉन्सेप्ट की गेम है, जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे वो गेम जीत जाएगा। और फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो इसको देखते साथ कहना, हमने कहा भाई तुम तो गलत ही हो। फिर P इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AC, देखें ये सारी कंडीशन पूरी हो रही है। P इज इक्वल टू MR और MC भी यहाँ पर है और AC भी यहाँ पर है इस नॉर्मल पॉइंट के ऊपर, दैट्स व्हाई डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट MCQs ऑफ द डे, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मीन, ओहो खतरनाक कंडीशन आ गई। अगर प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाए, ये हमने पढ़ा था, P इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाए तो ये शट डाउन पॉइंट होता है। क्या होता है, शट डाउन, यहाँ पे बिजनेस शट डाउन हो जाते हैं। और अगर P जो है, अगर P जो है वो लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो इस वाली कंडीशन में तो कंपल्सरी शट डाउन है, क्योंकि लॉस में फिक्स कॉस्ट का लॉस भी आता है और वेरिएबल कॉस्ट का लॉस भी इस कंडीशन में आ जाता है। तो प्राइस इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो हमने कहा हो सकता है शट डाउन ऑप्शन में हो, तो पर हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, शट डाउन हाई नहीं है, ठीक है जी। तो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इकोनॉमिक लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट। अब बस मुझे इन बच्ची कुछ ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, ठीक है। हालांकि प्राइस इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का न्यूमेरिकल शटडाउन के साथ एसोसिएटेड है, पर शटडाउन है नहीं। तो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और आपको पता है शटडाउन एक लॉस सिचुएशन में आएगा, तो ये तो नॉर्मल प्रॉफिट है, तो गेम से आउट हो गया। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट गेम से आउट हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट गेम से आउट हो गया, तो फिर कौन सा बच गया, इकोनॉमिक लॉस इन शॉर्ट रन। दिस इज माई राइट ऑप्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस तरह से आप लोगों ने एग्जाम में एमसीक्यूज ध्यान से करने हैं, एक केयरलेसनेस, एक रट्टा आपका अच्छा खासा एमसीक्यूज को बर्बाद कर देगा। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अल्लाह आपको कामयाबी देंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला में वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।